लॉकडाउन 4 प्रारूप क्या होगा, पूरा देश यही सोच रहा है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 20 लाख करोड़ के पैकेज से तीसरी किश्त जारी करने वाली हैं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है आपको बता दें, पता चला है कि वित्त मंत्री आज पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने और इस कारोबार से जुड़े लोगों को राहत दे सकती हैं। अपने ऐलान में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से मछली पालन से जुड़े 1.5 करोड़ लोग हैं जो कि प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये लोग न तो घरेलू बाजार में सामान बेच पाए, न इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर, इसमें होटल, एयरलाइंस और टूरिज्म सेक्टर है, इनके लिए राहत पैकेज का ऐलान भी संभव है। साथ ही हवाई ईंधन को जीएसटी के तहत लाने का ऐलान हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए ऐलान किया जा सकता है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी ऐलान संभव है। तो आज एक बार फिर देश की निगाहें होंगी शाम 4 बजे वित्त मंत्री की तरफ कि क्या ऐलान किए जाते हैं। इससे पहले एमएसएमई को लेकर ऐलान हो चुका है, किसानों मजदूरों को लेकर के ऐलान हुआ। लेकिन देखिए रिजल्ट क्या होगा, जरूर इसमें समय लगेगा ये पता करने में कि सरकार के ये निर्णय कितने दूरगामी परिणामों वाले साबित होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तुरंत जो असर हुआ है वो शेयर बाजार पर, शेयर बाजार में नाखुशी है, गिरावट का दौर देखने को मिला है। इससे समझा जा सकता है कि शेयर बाजार बहुत खुश नहीं है इन ऐलानों से। और बड़ी बात यह कि बार बार जितने भी ऐलान हो रहे हैं उसमें लोन प्रोवाइड करवाने की बात कही गई है, लेकिन सीधा सीधा चाहे किसान हो, मजदूर हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, सभी को सरकार आर्थिक मदद दे, ये अपेक्षा, ये उम्मीद की जा रही थी, जो कि मिली नहीं। आज क्या होगा ये देखना होगा जब पशुपालन मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए ऐलान किया जाएगा। होटल, टूरिज्म और एयरलाइंस सेक्टर के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है, लेकिन किस रूप में और कितना कारगर होगा ये इसके बाद विश्लेषण का विषय हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए भी ऐलान होगा। शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया के सामने होंगी और सवालों के जवाब तो देंगी ही, लेकिन साथ ही साथ 20 लाख करोड़ के इस पैकेज से कितना आज राहत देने वाला साबित होता है तीसरे चरण में, यह देखना होगा। मनीष कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही है, वो आपको बता दें। लॉकडाउन 4 को लेकर के ये बड़ी खबर है। ये दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब एक बार फिर रुक करते हैं। आज जो आर्थिक पैकेज का ऐलान होने वाला है, तीसरी किश्त जो जारी होने वाली है उसकी, इसमें मछली पालन से जुड़े लोग, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ऐलान किए जा सकते हैं। मनीष कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पॉइंटर्स में बताइए आज किन किन मुद्दों पर फोकस होगा, किन किन के लिए ऐलान हो सकता है आज? वो पशुपालन और मत्स्य यानी कि मछली पालन से जुड़े जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है। करीब आपको बता दूं 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मत्स्य पालन, मछली पालन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप देखें हमारा जो कोस्टल एरिया है, चाहे हम पूर्वी तरफ देखें चाहे पश्चिमी देखें, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं। वो बिल्कुल पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है बिल्कुल उनका व्यवसाय खत्म हो गया है। ना तो वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, घरेलू बाजार में लॉकडाउन होने के कारण वो मछली बेच नहीं पा रहे हैं, मछली मारने तक वो नहीं जा पा रहे, उनको इजाजत नहीं है। इस कारण उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सरकार को इसको लेकर उनको मंथन करना पड़ रहा है, बेल आउट करने को लेकर। तो हमें जो सूत्र से पता चल रहा है कि जो मत्स्य पालन से जुड़े लोग हैं उनको सरकार राहत पैकेज दे सकती है, उनको कर्ज दे सकती है, जिससे कि अपना व्यवसाय वो फिर से शुरू कर सके। तो उनको उसमें कई तरह की राहत का ऐलान किया सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन से प्रभावित है। चाहे बात हम एयरलाइंस की करें, चाहे बात हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, इनके लिए राहत पैकेज से ऐलान किया सकता है। एयरलाइंस की बात करूंगा तो स्पेसिफिक आपको, तो हवाई ईंधन जो होता है वो फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं है, उस पर अभी एक्साइज ड्यूटी लगता है और राज्य सरकारें इस पे वैट लगाती है। उसको माना जा रहा है कि जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, जिससे कि उस पे एक समान दर तय हो सके। इससे एयरलाइंस पे फाइनेंशियल लोड जो है वो घटेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आपको पता है मोदी सरकार जिस समय सत्ता में चुनाव में गई थी उसने अपना घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि वो 100 लाख करोड़ रुपए 5 साल में खर्च करेगी। उसको लेकर कमेटी बनी थी हाल फिलहाल में, जिसने अपने वित्त मंत्री को रिपोर्ट भी सौंप दी है। तो उस पर एक्सपेडाइट किया जाएगा। माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बनाने का वित्त मंत्री ऐलान कर सकती हैं, जिसके जरिए देश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने
कदम उठाए जाएंगे जिसमें सरकार की भागीदारी होगी, राज्य सरकार की भागीदारी होगी और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी। आधारभूत ढांचे को अगर आप मजबूत करते हैं आशा, तो इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री ने कहा देश को संबोधित करते हुए कि हमारे आधारभूत ढांचे को और दुनिया भर में ग्लोबल स्तर का बनाना है, उस दिशा में ये काम करेगी। तो माना जा रहा है कि आज जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसी दिशा में राहत पैकेज का ऐलान होगा। ठीक है, शुक्रिया। और ये कितने दूरगामी परिणामों वाला होगा, कितनी उम्मीदें पैदा कर पाएगा, ये देखना होगा जब शाम 4 बजे शुरुआत होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो राहत इसके जरिए सामने आती है उस पर विश्लेषण भी आगे होगा। लेकिन लॉकडाउन 4 को लेकर आपको बता दें, सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दी गई डेडलाइन आज खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों से लॉकडाउन को बढ़ाने के तरीकों को लेकर सुझाव मांगा था। दिल्ली सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। अब दिल्ली में जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें क्या शामिल है वो भी हम आपको बता देते हैं। दिल्ली क्या चाहती है अपने लिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों से सुझाव मांगे थे और उन सुझावों में जो सामने आया है उसका विश्लेषण करने के बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया जो कि केंद्र के पास भेजा गया है। इसमें शामिल ये है कि सीमित संख्या में मेट्रो और बस चलाने की अनुमति दी जाए। केजरीवाल सरकार ने लोगों से सुझाव मांगने के बाद केंद्र से इसके तहत ये गुजारिश की है, मेट्रो बस चलाने की सीमित संख्या में ही सही लेकिन इजाजत दी जाए। दुकानों को ऑड इवन के आधार पर खोलने का भी सुझाव इसमें शामिल है। ज्यादातर लोगों ने देखो 2 चीजों के लिए बोला है। एक तो मास्क, अगर कोई भी पब्लिक में आता है मास्क लगाना चाहिए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीज़ ओपन अप की जाए उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जैसे लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाएं बट फुल कैपेसिटी पे नहीं, कम कैपेसिटी पे चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पे चलाई जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। कहीं भी पब्लिक में आदमी आता है तो मास्क लगाएं। इन लोगों ने सुझाव दिए हैं कि कई सारे सुझाव हैं कि भाई मॉल्स को शायद 1/3 खोल लिया जाए, कोई कहता है 25% से खोला जाए, कोई कहता है 50% से खोला जाए। शॉप्स के लिए ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इवन और कुछ कर लिया जाए कि भाई जो मेन मार्केट्स हैं उनको इवन और खोले। कुछ लोगों ने कहा हफ्ते में 3 दिन खोल लें। तो इस तरह के बहुत सारे सजेशन आए। हम सीधा रुक करते वरुण सिन्हा का मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। वरुण, ऐसा लगता तो है क्योंकि पिछले बार भी जो गाइडलाइन सामने आई थी उस आधार पर मैं ये कह रही हूं कि सरकार इतनी छूट देगी राज्य सरकारों को कि उनको जो लगता है जिस आधार पर वो तय करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो ये मॉल खोलने की बात कही जा रही है, मॉल्स में आप कैसे तय करेंगे? मानिए आप ऑड इवन के आधार पर मॉल्स में दुकानें खोल दें, लेकिन फिर ऑड इवन के तौर पर आप लोगों को तो नहीं ला सकते हैं, तो ये कैसे खाका तैयार किया गया है? देखिए, सीधे तौर पे सरकार की सोच यह है कि कंटेनमेंट जोन को सील करते हुए बाकी दिल्ली को सुचारू रूप से चालित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। उसके लिए सरकार ने जो पूरा प्रपोजल तैयार किया है उसमें ये कहा गया है कि मॉल्स में दुकानें खुलेंगी ऑड इवन के हिसाब से, और जो संख्या रहेगी यानी कि मान लीजिए कि एक बार मॉल में करीब 100 व्यक्ति घुस रहे हैं तो उसके बाद जब तक वो 100 निकल के नहीं आते तब तक अगले 100 जो है वो लाइन में खड़े रहें। इस प्रकार का एक प्रपोजल जो है वो सरकार ने बना के भेजा है। दूसरी बात सरकार की ये है दिल्ली सरकार की कि आर्थिक रूप से जो भी गतिविधियां हों यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया उसको खोला जाए। जो बड़े मार्केट्स हैं दिल्ली के उनमें 50% दुकानें एक दिन खोलें और 50% अगले दिन खोलें। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो उसको लेकर सरकार की कुछ रणनीतियां हैं जो लगातार अभी थोड़े दिन में एक आध दिन में सामने निकल के आ जाएंगी। तो सरकार चाहती है कि चीजें खुले जरूर लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया जाए और साथ साथ ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो अचानक सड़कों पर आ जाए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अंदाजा किसी को नहीं है कि आखिर कुछ भी करने के बाद स्थिति क्या होगी। कि आपको याद होगा जब लेकर की शॉप्स खुली, शराब की दुकानें खुली, तो ऐसे में परिस्थिति जो थी वो रोड पर देखने लायक थी। लगातार लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और बहुत ज्यादा हालात खराब होते नजर भी आए। तो ऐसे में सरकार भी चिंतित है इस बात को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा दुकानें खोल दें या हम बहुत ज्यादा चीजें वो एकदम से ओपन कर दें और उसके बाद पब्लिक सड़कों पे आ जाए और रोड पे जो है वो स्थिति खराब हो। कहीं ना कहीं मेट्रो या फिर जो बसेस शुरू करने की बात की जा रही है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिले। तो थोड़ी बहुत चीजें हौसला रियायत के साथ शुरू की जाए। देखिए, तमाम प्रपोजल केंद्र के पास भेजा गया है, केंद्र सरकार फाइनलाइज करेगी और उसके बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका वरुण इस पर जानकारी हमें देने के लिए। तो दिल्ली सरकार क्या चाहती है आपने देखा, केंद्र के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि जीओएम की बैठक भी चल रही है, उसके बाद पीएमओ तक पहुंचेगी। इस बैठक में जो कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे फिर वहां फैसला होगा। लेकिन इस बीच यूपी सरकार ने भी केंद्र को अपने सुझाव भेज दिए हैं और जो यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है इन सुझावों में वो हम आपको बताते हैं। यूपी सरकार ने कम से कम 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए, ये मांग की है। कृषि और औद्योगिक इकाइयों की मौजूदा व्यवस्था के साथ लॉकडाउन बढ़े, ये भी मांग है। सरकारी दफ्तर और जरूरी सेवाओं की मौजूदा व्यवस्था के साथ ही लॉकडाउन को बढ़ाया जाए।
उद्योगों और सरकारी दफ्तरों में मौजूदा व्यवस्था के साथ कामकाज हो, सीमित संख्या में स्टाफ के साथ मौजूदा व्यवस्था के साथ कामकाज हो, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए, ये मांग की गई है। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, लेकिन यूपी कितनी तैयार है? उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, मामलों में कमी नहीं आ रही है, हर जगह चाहे किसी भी राज्य की बात कर लें बहुत इजाफा हो रहा है कोरोना से संक्रमितों के आंकड़े में, और ये तब है जब पूरी तरह से लॉकडाउन था। अब जब और रियायतें बढ़ेंगी तो वो खतरा भी होगा, उसे कैसे डील करने की तैयारी है साथ साथ में? देखिए, आपको एक जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश के करीब 45 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में थे और कुछ जिलों से कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका था। कोरोना संक्रमण से मुक्त वो जिले घोषित कर दिए गए थे। ये अब 75 जिलों में होगा। चंदौली एकमात्र जिला था और 2 दिन पहले वहां भी एक मरीज मिल गया। अब इसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि जो प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्यों से आ रहे थे उनको गांव के बाहर ही क्वारंटाइन किया जा रहा था, लेकिन उसमें से हर जिले में कुछ ना कुछ मजदूर संक्रमित मिलते गए, जिससे विस्तार पूरे सभी 75 जिलों में हो गया। तो इन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जब कैबिनेट की एक बैठक बुलाई थी तो उसमें भी ये सुझाव मांगे गए थे मंत्रियों से। तो मंत्रियों का ये कहना था कि लॉकडाउन जो अभी है इसी व्यवस्था के साथ, यानी जो सरकारी दफ्तर खुल रहे हैं, निजी कार्यालय खुल रहे हैं, उद्योग 50% श्रमिकों के साथ, सरकारी दफ्तर या निजी कार्यालय 33% कर्मचारियों के साथ, आवश्यक सेवाओं की कुछ दुकानें, कुछ और जरूरत की जो सामान है उनकी दुकानों के को खोलने के साथ ही ये व्यवस्था को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया जाए। यानी जो मौजूदा जो परिस्थिति है लॉकडाउन की, उसी के साथ 2 हफ्ते और एक्सटेंड कर दिया जाए। इस तरीके के सुझाव आए थे और यही सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को भी दी है। तो ये माना जा रहा है कि मौजूदा परिस्थितियां जो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, 3900 के करीब ये संख्या पहुंच चुकी है। हालांकि 2000 से ज्यादा ठीक भी हुए मरीज, लेकिन चूंकि प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वो तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो 50-55 दिन बाद जो मजदूर लौट के आ रहे हैं, जो श्रमिक लौट के आ रहे हैं, जो बाहर फंसे हुए लोग थे वो लौट के आ रहे हैं, और वो संक्रमित पाए जाते हैं तो सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है, उनके सामने बड़ी चुनौती है। लखनऊ की बात करें तो शारजहां से एक शख्स आए थे, वो लखनऊ के एक होटल में क्वारंटीन किए गए थे, बाद में सैंपल लिया तो पॉजिटिव आए। अब उस होटल में जितने भी लोग और ठहरे हुए थे, यही वो सारी चुनौतियां हैं जिनका सामना भी करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना करते हुए संक्रमितों की तादाद न बढ़े, रोकना भी पड़ेगा। अब क्या निर्णय सामने आता है ये देखना होगा लॉकडाउन 4 को लेकर के। लेकिन शुक्रिया आपका इस पर बातचीत के लिए मानस।